डियर स्टूडेंट्स, ये आज बीकॉम पार्ट सेकंड APST फर्स्ट इनकम टैक्स की क्लास चल रही है। इस क्लास से पूर्व मैं 36 क्लास ले चुका हूँ और ये 37th क्लास चल रही है। इस क्लास में जो परक्विजिट्स विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य हैं उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। 6 पॉइंट इसमें बता चुका हूँ मैं और ये 7th पॉइंट यहाँ बता रहा हूँ। 7 पॉइंट इसमें विशिष्ट कर्मचारियों के लिए जो अनुलाभ कर योग्य हैं उनके बारे में मैं 6 पॉइंट्स के बारे में बता चुका हूँ। ये 7th पॉइंट है जो आप देखिएगा। देखिए, ये है अवकाश यात्रा या सहायता, लीव ट्रेवल कंसेशन और असिस्टेंस। इसको हम नॉर्मली LTC के नाम से शॉर्ट में जानते हैं। LTC, लीव ट्रेवल कंसेशन, यानी यदि कोई कर्मचारी छुट्टियां लेकर के और घूमने कहीं जाता है ना, या यदि वह शहर में रहता है और अपने गांव, अपने घर, नेटिव प्लेस पर वह अपने परिवार से मिलने जाता है, या सेवानिवृत्ति पर या सेवाएं समाप्त होने पर वह अपने घर लौटता है, ऐसी स्थिति में ये सुविधाएं नॉर्मली एम्प्लॉयर कर्मचारी को देता है। तो इसमें स्थिति ये बनती है कि इस तरह की यदि कोई सुविधाएं मिलती हैं तो निम्न में से कम राशि कर मुक्त होती है। निम्न में से कम, 3 पॉइंट है इसमें, निम्न में से 3 राशि कर मुक्त होगी। पहले है नियोक्ता से प्राप्त वास्तविक राशि, यानी नियोक्ता से जो भी एक्चुअल राशि प्राप्त हुई है वो राशि होगी एक। और दूसरे पॉइंट है कर्मचारी ने ऐसी यात्रा पर जो वास्तव में खर्च किया है वो राशि होगी। और तीसरा पॉइंट है, इसमें एक नीचे टेबल मैं आपको बताऊंगा, उस टेबल के अनुसार जो राशि प्राप्त होती है, ये टेबल के अनुसार जो राशि बनती है, कैलकुलेट होती है, वो राशि, इन तीनों में से जो भी राशि कम होगी उसकी आपको कटौती मिल जाएगी। बाकी राशि, इसमें भी तीनों में से जो भी कम राशि होगी उसकी छूट मिल जाएगी और बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। और यदि मान लीजिए प्राप्त राशि और छूट की राशि बराबर है तो पूरी छूट मिल जाएगी, और यदि प्राप्त राशि ज़्यादा है और छूट की राशि तीनों में से कोई कम आती है तो डिफरेंस टैक्सेबल हो जाएगा। अब सवाल यह है कि ये जो तालिका है इसमें 3 पॉइंट हैं। एक तो यह है यदि यात्रा विमान द्वारा की जाती है, यानी एरोप्लेन से यदि हम कोई इस तरह की यात्रा करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एक तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है कि शॉर्टेस्ट रूट, छोटे से छोटे रास्ते से उसको जाना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह, यानी जिस स्थान से डिपार्चर करेगा, प्रस्थान करेगा, और जिस स्थान पर उसको पहुंचना है उसका शॉर्टेस्ट रूट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए जयपुर से कोई को बॉम्बे जाना है तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं पहले जयपुर से दिल्ली जाऊंगा और दिल्ली से फिर बॉम्बे जाऊँ, नहीं। शॉर्टेस्ट रूट या छोटे से छोटा रास्ता जयपुर से सीधे बॉम्बे है, इसलिए वो इसी रास्ते से जाना उसका अलग होगा। दूसरा कि इस तरह की जो परिवहन सेवा वो नेशनल, राष्ट्रीय परिवहन सेवा ही होनी चाहिए, इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं होनी चाहिए, नेशनल फ़्लाइट ही होनी चाहिए। और उसमें भी देखिए 2 तरह की क्लास होती हैं फ़्लाइट्स में, एक तो बिज़नेस क्लास होती है और एक है इकोनॉमिक क्लास। तो इकोनॉमिक क्लास यानी मितव्ययी श्रेणी का ही किराया कर मुक्त होगा। यदि उसने बिज़नेस क्लास श्रेणी से यदि की है तो वह टैक्सेबल हो जाएगा डिफरेंस का अमाउंट, ठीक है। तो ये मानेंगे कि इकोनॉमी क्लास से ही वो ट्रेवलिंग करता है, इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं होनी चाहिए, नेशनल फ़्लाइट ही होनी चाहिए, और शॉर्टेस्ट रास्ता। 3 चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली बात है यदि यात्रा विमान से की जाती है तो। और यदि यात्रा प्रारंभ करने का स्थान वह गंतव्य स्थान जहाँ उसको जाना है रेल पथ से, ट्रेन से जुड़ा हुआ है ना, तथा यात्रा विमान के अलावा किसी अन्य साधन से की जाती है, यानी ट्रेन से जुड़ा हुआ है लेकिन वो विमान से नहीं करता है ना, तो ऐसी स्थिति में जो शॉर्टेस्ट रूट, छोटे से छोटा रास्ता तो सब जगह ही लेंगे और सब जगह ही रूल लागू होगा। दूसरा कि उस जगह को एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो किराया है वो रेलवे
AC फर्स्ट क्लास से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि वो रूट रेलवे से जुड़ा हुआ है लेकिन यात्रा विमान के द्वारा नहीं किसी अन्य साधन से की जाती है, तो यानी मान लीजिए ट्रेन से जाता है तो AC फर्स्ट क्लास हो गया, ट्रेन से नहीं जाकर कार से जाता है तो उसका किराया शॉर्टेस्ट टूर से ट्रेन के AC फर्स्ट क्लास से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उतने तक का किराया इसमें कर मुक्त होगा। अब तीसरा पॉइंट ये हो आता है कि यदि यात्रा प्रारंभ करने का स्थान और गंतव्य स्थान पूर्णतः या अंशतः रेल पथ से जुड़े हुए नहीं हैं तथा यात्रा इन दो स्थानों के बीच होती है, यानी ट्रेन से जुड़ा नहीं है वो रास्ता, ठीक है। और यदि कोई सार्वजनिक परिवहन सेवा उपलब्ध है ना, जैसे मान लीजिए बस है ना, कोई डिलक्स बस है, AC बस है, वोल्वो बस है, इस तरह से यदि जुड़ा हुआ है तो इसमें क्या है कि प्रथम श्रेणी यानी कोई फर्स्ट क्लास या डिलक्स क्लास जो भी अवेलेबल है उसका किराया उसको कर मुक्त माना जाएगा, यदि वो सार्वजनिक परिवहन सेवा से वो रास्ता उपलब्ध है तो। अच्छा, और दूसरा ये है कि मान्यता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन सेवा उपलब्ध ही नहीं है, यानी कोई बस ट्रेन जाती ही नहीं है वहाँ पर, तो जो ट्रेन से तो जुड़ा हुआ नहीं है और कोई सार्वजनिक यानी कोई पब्लिक सेक्टर की कोई बस वगैरह नहीं जाती है, तो ऐसी स्थिति में शॉर्टेस्ट रूट तो हर जगह लागू होगा। तो यदि वो इतनी दूर रेलवे फर्स्ट क्लास से जाता तो कितना किराया बनता, ट्रेन से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन यदि उतनी दूरी यदि वो रेलवे फर्स्ट क्लास से जाता तो कितना किराया बनता, इसकी कैलकुलेशन करते हुए वो राशि इसमें कर मुक्त होगी। तो ये टेबल के सारे पॉइंट इसमें आगे देख लीजिएगा। अब एक इम्पोर्टेंट बात यही है कि यदि वो घूमने के लिए जाता है, ठीक है ना, यानी इस तरह की जो LTC है घूमने, जैसे मान लीजिए जयपुर में कोई नौकरी करता है और घूमने हिमाचल प्रदेश कुल्लू मनाली जाता है, जम्मू कश्मीर में जाता है, वैष्णो देवी के जाता है, कोई बद्रीनाथ केदारनाथ जाता है, इसी तरह से घूमने जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या है ये LTC की जो स्थिति है वो क्या है, एक ब्लॉक ईयर बना हुआ है 4-4 साल का। ये ब्लॉक स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 1986 से, ये 1 जनवरी 1986 से ब्लॉक स्टार्ट हुआ था और 4-4 साल का कैलेंडर ईयर का ब्लॉक बना हुआ है। 1 जनवरी 1986 से 31 दिसंबर 1989, 86, 87, 88, 89 कैलेंडर ईयर है, इसलिए कोई फाइनेंशियल ईयर नहीं है, इसलिए पूरा ईयर 86, 87, 88, 89, इसलिए पहला ईयर जो है वो यहाँ से ब्लॉक स्टार्ट हुआ था। और अब मैं बता दूँ वर्तमान में जो ब्लॉक चल रहा है अपने लिए प्रीवियस ईयर 19-20 है और असेसमेंट ईयर 20-21 अपने इस साल चल रहा है। तो इसमें जो इस साल का जो ब्लॉक ईयर है वो है 1 जनवरी 2018 से स्टार्ट हुआ है और 31 दिसंबर 2021 तक चलेगा, 18, 19, 20, 21। तो इन 4 साल के ब्लॉक में 2 फैसिलिटी एग्जम्प्ट है ना, कोई भी 2 फैसिलिटी इन 4 साल में कभी भी 2 साल को 2 बार इस तरह की फैसिलिटी अवेल कर सकता है, 2 बार से ज़्यादा ऐसी फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकता। लेकिन यदि मान लो किसी ब्लॉक ईयर में कोई भी फैसिलिटी अवेल नहीं करता या एक फैसिलिटी अवेल नहीं करता है ना, कोई भी नहीं करता या एक नहीं करता, 2 में से एक ही करता है, एक नहीं करता या दोनों ही नहीं करता है, तो अगले ब्लॉक ईयर के फर्स्ट ईयर में वह ये सुविधा प्राप्त कर सकता है। उस स्थिति में जिस ईयर में ऐसी सुविधा लेता है उस ईयर में 2 की जगह 3 सुविधाएं इस तरह की कर मुक्त हो जाएंगी। अब तो एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिएगा, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति 14 से 17, 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17 इस ब्लॉक ईयर में कोई फैसिलिटी अवेल नहीं की, चाहे दोनों नहीं की या एक नहीं की, कैरी फॉरवर्ड केवल एक होगी। यदि दोनों भी अवेल नहीं की है तो भी अगले ब्लॉक ईयर के लिए वो एक ही कैरी फॉरवर्ड होगी, एक से ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं, चाहे दोनों अवेल नहीं किए तो भी कैरी फॉरवर्ड एक ही होगी, एक अवेल नहीं किए तो भी कैरी फॉरवर्ड एक ही होगी। तो पिछले साल, ठीक है ना, पिछले ब्लॉक ईयर में, मतलब 4 साल के ब्लॉक ईयर में यदि 2014 से 18 का जो ब्लॉक ईयर है उसमें 14 से 17 का ब्लॉक ईयर है उसमें यदि कोई एक सुविधा अवेल नहीं की है तो वह 18 से 21 जो ब्लॉक ईयर है उसमें एक सुविधा अवेल कर सकता है। ऐसी स्थिति में 18 से 21 वाले ब्लॉक ईयर में वह 2+1 3 फैसिलिटी उसकी एग्जम्प्ट हो जाएंगी। ये आपको चीज़ बता दी है मैंने।
अब आती है कि इसमें परिवार की क्या मतलब जो भी लोग इस तरह की फैसिलिटी अवेल करेंगे तो नेचुरल है कर्मचारी के परिवार के लोग ही हैं। तो कर्मचारी के परिवार के लोगों में किस किस की हमने डेफिनेशन ली है ये देखिएगा। एक तो कर्मचारी खुद होगा और उसका जीवन साथी, स्पाउस जिसको अपन कहते हैं जीवन साथी। यदि हस्बैंड सर्विस में है तो उसकी वाइफ जीवन साथी, और यदि उसकी वाइफ सर्विस में है तो उसके हस्बैंड और उसके साथ में जो भी बच्चे हैं। ठीक है। इसके अलावा कर्मचारी के माता पिता, भाई बहन जो पूर्णतया या मुख्यतः उस पर निर्भर हैं, इनको भी परिवार की डेफिनेशन में माना गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आ रहा है, देखिए भैया, गवर्नमेंट ने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भाई 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। ये लागू हुआ था 1 अक्टूबर 1998 से, है ना, 1998 से 1 अक्टूबर 1998। तो ये बताया गया कि 1 अक्टूबर 1998 के बाद यदि बच्चे जन्मे हुए हैं, उससे पहले के जन्मे हुए हैं तो भाई कितने भी हों, 2 हों, 4 हों, 5 हों, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो उनको सबको ये फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन यदि 1 अक्टूबर 1998 के बाद में यदि बच्चे जन्मे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं। हो सकता है पहले के 2 हों तो बाद में 1 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं माना जाएगा। पहले का 1 ही है तो 1 बाद में माना जाएगा, बाद का हो सकता है। पहले का 1 भी नहीं है तो बाद के 2 माने जाएंगे। पहले से 2 हैं, 2 से ज़्यादा हैं तो 1 अक्टूबर 1998 के बाद में यदि कोई बच्चा जन्माता है तो उसको वही फैसिलिटी अवेल नहीं होगी। हाँ, कभी कभी ये स्थिति हो सकती है, मान लीजिए पहले से एक बच्चा है और 1998 के बाद में 1998 के बाद में 1 अक्टूबर 2098 है, उसके बाद में एक साथ 2 बच्चे मतलब जॉइंट क्या कहते हैं उसको, जुड़वा बच्चे हो गए, है ना, ट्विंस जो कहते हैं, जुड़वा बच्चे हो गए। तो उस स्थिति में पहले का एक बच्चा और बाद के 2 बच्चे तीनों अलग होंगे। लेकिन 1998 के बाद में फर्स्ट टाइम ही जॉइंट मतलब ट्विंस हो गए, जुड़वा बच्चे हो गए, तो फिर बस वो 2 ही अवेल हैं, नेक्स्ट उसको अलाउ नहीं होंगे। यानी कि साथ दूसरी बार डिलीवरी में 1 हो गया या 2 हो गए, वो अलाउ नहीं है। 2 हो गए यदि 1998 के बाद में तो भैया 2 वैलिड, उन्हीं बच्चों को ये सुविधा अवेलेबल होगी, उसके बाद में नहीं है। अच्छा, यदि वो इस तरह की सुविधा विदेश यात्रा के लिए है, यानी LTC विदेश यात्रा के लिए भी कोई एम्प्लॉयर दे सकता है, तो वो कर मुक्त नहीं होगी, वो पूरी तरह से टैक्सेबल होगी, उसमें किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। केवल स्वदेशी यात्रा ही मान्य है। विदेश में यदि जाता है तो वह अलाउ नहीं है ये सुविधा। और इसके अलावा यदि इस तरह के अलावा, हाँ, एक और बात बताने वाली बात है कि ये जो सुविधा है, ये जो एग्जम्पशन है ना, ये जो छूट है, ये केवल किराए भाड़े के लिए है। यानी आने जाने का जो किराया है उसके संबंध में ही छूट है। यदि उसको एम्प्लॉयर होटल में ठहरने, खाने पीने की सुविधा भी यदि देता है, उसके भी पैसे रिम्बर्स करता है, तो वह सुविधा एग्जम्प्ट नहीं है, वो पूरी तरह से टैक्सेबल होगी। इस संबंध में जितने भी उसने एम्प्लॉयर ने खर्चा किया पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी। इस प्रकार से ये हमारी 7th जो फैसिलिटी है ना, ये भी यहाँ पूर्ण होती है। करमुक्त, हाँ, ये मैंने बता दी करमुक्त कितनी होती है। ये सारी स्थिति 7th पॉइंट पूरा कंप्लीट हो गया, जो विशिष्ट कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल की बात कर रहे थे हम। ठीक है, सारे पॉइंट लगभग हो गए। इनके अलावा यदि कोई सुविधा एम्प्लॉयर देता है तो उस संबंध में जितना भी एम्प्लॉयर ने जो खर्चा किया वो सारा का सारा टैक्सेबल होगा। अब आता है, देखिए, एग्जम्प्टेड परक्विजिट्स यानी करमुक्त अनुलाभ। देखिए, वैसे तो जो सो भी अनुलाभ आए हैं पहले, उनमें से एग्जम्पशन की छूट मैंने कई जगह बता भी दी है, लेकिन ये अलग से भी एक पॉइंट बना रखा है कि कौन कौन से अनुलाभ सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होंगे। वो यहाँ अपन डिस्कस कर लेते हैं। थोड़े से कुछ पॉइंट है। देखो, चिकित्सा सुविधा या चिकित्सा उपयोगों की पूर्ति, चिकित्सा के पॉइंट अपन ने पहले भी पढ़ा था, उसमें भी कुछ चीज़ें बताई थी कि भाई किस किस तरह की एग्जम्पशन होता है। तो देखिए, यदि चिकित्सा सुविधा कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ली जाती है, ठीक है, पूरी तरह एग्जम्प्ट है ना। और नियोक्ता के द्वारा, नियोक्ता के खुद के हॉस्पिटल हैं, वहाँ ऐसी चिकित्सा सुविधा है तो भी पूरी तरह एग्जम्प्ट है। और यदि कोई सरकारी कर्मचारी है प्राइवेट हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, वहाँ यदि चिकित्सा सुविधा लेता है वो भी एग्जम्प्ट है। यदि कोई नियम 3A के अंतर्गत नियम 3A के अंतर्गत जो बीमारी आती हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, हार्ट से रिलेटेड बीमारी है, एड्स की है,
कैंसर की बीमारी है या टीबी की बीमारी है, इस तरह की जो आयकर अधिनियम की धारा 3 नियम 3A के अंतर्गत जो बीमारी आती है, उनका यदि अप्रूव्ड हॉस्पिटल में यदि ट्रीटमेंट कराया जाता है तो वो भी सुविधा कर मुक्त है। तो ये जो कर मुक्ति की बात कर ली, एक हो जाता है चिकित्सा व्ययों की पूर्ति के संबंध में। देखिए, चिकित्सा संबंधियों की पूर्ति यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में यदि वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है तो उसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है तो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। लेकिन यदि मान लीजिए जो ऐसे हॉस्पिटल हैं जो गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं है, वहाँ यदि ट्रीटमेंट लेता है तो वो पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा, उसमें किसी तरह की छूट नहीं है। कोई टाइम में मिला करती थी 15,000 रुपये की छूट, लेकिन अब वो बंद कर दी है, इसलिए वो अब छूट रिम्बर्समेंट के चिकित्सा व्ययों की पूर्ति के संबंध में तो इसमें लिखा हुआ ये पॉइंट कि भाई आगे बताया गया है, तो मैं पहले बता चुका हूँ, उसमें इस तरह की कोई छूट अब अवेलेबल नहीं है। पूरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया है तो एग्जम्प्ट है। हॉस्पिटल नियोक्ता द्वारा चलाए जा रहे हॉस्पिटल में यदि इस तरह की सुविधा है तो वो कर मुक्त है, ठीक है ना। और यदि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हॉस्पिटल है उनमें यदि सुविधा दी गई है तो वो भी एग्जम्प्ट है। लेकिन जो अप्रूव नहीं है और प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया है तो पूरा अमाउंट उसका यदि रिम्बर्समेंट एम्प्लॉय देता है तो वो पूरा लिख भी दिया है मैं, इफ़ ट्रीटमेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल फुल्ली टैक्सेबल, तो उसमें जितना भी रिम्बर्समेंट होता है पूरा टैक्सेबल होगा, किसी भी तरह की छूट नहीं है। कर्मचारियों को प्रशिक्षण, यदि नियोक्ता कर्मचारियों को प्रशिक्षण देता है, ट्रेनिंग देता है, कोई रिफ्रेशर कोर्स करवाता है, ओरिएंटेशन कोर्स कराता है तो वो सुविधा कर मुक्त है, इसमें किसी तरह की टैक्सेबिलिटी नहीं है। इसी तरह स्वास्थ्य क्लब यानी हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, इस तरह की कोई सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए एक रूपता से प्रदान की जाती है तो वो भी एक्सेप्ट है। कर्मचारी को टेलीफोन की सुविधा या मोबाइल की सुविधा यदि कोई है तो वो भी कर मुक्त है। नियोक्ता का अंशदान कर्मचारी की निवृत्ति फंड यानी कोई पेंशन फंड में या कोई अप्रूव्ड सुपरएनुशन फंड में मैंने पहले बताया था आपको 1.5 लाख रुपए तक का कंट्रीब्यूशन यदि एम्प्लॉय करता है तो वो एग्जम्प्ट है, किसी तरह की टैक्सेबिलिटी नहीं बनती है। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के एक दुर्घटना बीमा पॉलिसी यानी एक्सीडेंट पॉलिसी के संबंध में यदि एम्प्लॉय ने कोई प्रीमियम दिया है तो वो भी एग्जम्प्ट है। एक और चीज़ बता दूँ, मेरे शायद कहीं छूट गया कि यदि एम्प्लॉयर ने कोई मेडिक्लेम पॉलिसी का प्रीमियम दिया है एक एम्प्लॉय के लिए, मेडिक्लेम पॉलिसी, ठीक है, पॉइंट आया था कहीं पर, मैंने थोड़ा सा पता नहीं आपको ढंग से बताया कि नहीं बताया, मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए यदि कोई इस तरह का प्रीमियम दिया है एम्प्लॉयर ने तो वो भी कर मुक्त है। ये बीच में आ गया पॉइंट, मेरे को ध्यान आ गया इसलिए मैंने बीच में बोल गया, पहले मेडिकल चिकित्सा सुविधा में आ गया था। वैसे तो एक्सीडेंट पॉलिसी के लिए यदि कोई प्रीमियम का पेमेंट किया है तो वो भी एग्जम्प्ट है। करदाता के नियोक्ता द्वारा यदि कोई नियोक्ता अपने कर्मचारियों को के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति यदि देता है तो वो भी कर मुक्त है। ये भी पहले पॉइंट आ चुका था, मैं बता चुका हूँ। नियोक्ता द्वारा प्रदान की भोजन और पेय, देखिए पहले भी अपन ने इस चीज़ को डिस्कस किया था। यदि ऑफिस आवर्स में इस तरह की सुविधा दी जाती है, ठीक है ना, चाय पानी की सुविधा, चाय पानी यानी चाय नाश्ते की सुविधा है तो एग्जम्प्ट है ना। लेकिन इसमें चाय पानी या चाय नाश्ते के मतलब में ये टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक अलाउ है। यदि किसी अल्कोहल युक्त यदि कोई पेय पदार्थ देते हैं तो वो अलाउ नहीं है, उसमें एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो चाय नाश्ते की सुविधा फ्री है। दूसरा कार्यालय समय में, ठीक है। दूसरा यदि कार्यालय समय में कोई वाउचर के थ्रू या कोई इस तरह की कोई खाने की भी सुविधा है, भोजन की भी सुविधा है ना, तो 50 रुपये प्रति भोजन यानी 50 रुपये पर डाइट के हिसाब से एग्जम्प्ट है। 50 रुपये से ज़्यादा यदि होगा तो जितना डिफरेंस होगा वो उसको टैक्सेबल कर देंगे। चाय नाश्ता मैंने बताया दिया आपको। अच्छा, एक और बता दूं कि यदि कोई ऐसे भोजन की सुविधा दूरस्थ यानी रिमोट एरिया में या समुद्र पार, या जैसे मैंने बताया था कि समुद्र के बीचों बीच कहीं खुदाई चल रही है, बॉम्बे आई, इस तरह की कोई चीज़ें हैं, या कोई डैम वगैरह बन रहा है वहाँ कर्मचारी रहता है, या कोई बाड़मेर जैसलमेर में कोई विंड एनर्जी से रिलेटेड कोई काम है और वहाँ एम्प्लॉई वहाँ रह रहा है, तो उस संबंध में वहाँ खाने पीने की यदि कोई सुविधा है तो वो भी एग्जम्प्ट है। लेकिन बस अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ अलाउ नहीं होना चाहिए। एक कर्मचारियों को ऋण के संबंध में भी मैंने बताया था आपको पहले जब पॉइंट आया था कि यदि
अच्छा, हाँ, एक चीज़ वो जो नियम 3A का मामला जो था, 1 मिनट थोड़ा-सा मैं, हाँ, ये देखिए इसमें नियम 3A के अंतर्गत बीमारी का मैंने बात बताई थी। इसमें यदि हाँ, लोन लोन की बात कर रहे थे ना अपन, सॉरी, अ, तो यदि वो लोन की राशि 20,000 रुपये तक की है, 20,000 रुपये से ज़्यादा की नहीं है तो एग्ज़म्प्ट हो जाएगी। एक चीज़ और बता दी थी मैंने बीच में आपको कि यदि मान लीजिए लोन की राशि एक बार 10,000 रुपये दे दिया उसने, वो भी लोन पूरा नहीं, उसके बाद उसको 15,000 रुपये का लोन दे दिया। फिर वो लोन पूरा नहीं, उससे पहले और 10,000 रुपये, 20,000 से कम तो राशि है। लेकिन जब तक पुरानी राशि चूक नहीं जाएगी पूरी तरह से, और इन बिटवीन दूसरा लोन यदि उसको दे दिया, तो दोनों राशि, तीनों राशि जितनी भी है, सब कंबाइंड होकर के 20,000 की कैलकुलेशन चेक करेंगे हम। ठीक है ना? तो हाँ, एक लोन लिया 10,000 का, पूरा चूकता होगा, उसके बाद में 10,000 का ले लिया, 15,000 का ले लिया, लेकिन एट ए एट ए टाइम ओरिजिनल अमाउंट जो लोन का है, चाहे उसमें से किस्त पूरी हो गई, उससे कोई मतलब नहीं है। ओरिजिनल अमाउंट 20,000 का ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी वो एग्ज़म्पशन होगा, तो वही नहीं होगा। तीसरा जो मैंने बताया था आपको कि किसी के नियम 3A के अंतर्गत जो 4-5 तरह की स्पेशल बीमारी होती है, उनके ट्रीटमेंट के लिए यदि लोन दिया है एम्प्लॉयर ने, तो वो भी कर मुक्त होता है। लेकिन यदि मान लीजिए ऐसी स्थिति में यदि कर्मचारी ने कोई मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी है और वहाँ से उसको क्लेम मिल गया है, तो वो क्लेम की राशि उसको इमीडिएटली अपने एम्प्लॉयर को चुकानी पड़ेगी। यदि वो क्लेम की राशि, क्लेम मान लीजिए सपोज आपको 4 लाख रुपए खर्चा हुआ, एम्प्लॉयर ने 4 लाख रुपए आपको दे दिए खर्च मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन आपको उसमें से 2 लाख रुपए, या सॉरी 1.5 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम के मिल गए, तो 1.5 लाख रुपए आप अपने पास नहीं रख सकते हो, तुरंत अपने एम्प्लॉयर को चुकाने पड़ेंगे, तब तो वो एग्जम्प्ट होगा। अदरवाइज वो 1.5 लाख रुपए पर आपका टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी, जो भी इसके इंटरेस्ट की जो भी लायबिलिटी बनेगी वो। भारत के बाहर एक और पॉइंट है कि भारत के बाहर उपलब्ध कराए गए अनुलाभ, यानी कोई ऐसा कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, जिसकी पोस्टिंग भारत से बाहर है, ठीक है, जैसे एम्बेसी वगैरह में जो ना, जो एम्बेसी होती है एक देश की दूसरे देश में, वहाँ यदि कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो उसको वहाँ पर जो भी फैसिलिटी मिलेगी, उसमें मैंने ये बताया जाएगा फॉरेन अलाउंस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फॉरेन अलाउंस भी एग्जाम्प्ट होता है, फॉरेन अलाउंस भी एग्जाम्प्ट होता है, और इस तरह के अनुलाभ भी, जो भी वहाँ अनुलाभ मिलेंगे सारे सारे एग्जाम्प्ट होंगे। वहाँ मकान मुफ्त किराए की फैसिलिटी भी वहाँ, हाँ वहाँ मकान मुफ्त किराए की, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होती हैं उनको मकान रहने की सुविधा एग्जाम्प्ट होती है, वाहन की सुविधा भी एग्जाम्प्ट होती है, संसद के अधिकारी आदि के उनके रहने की सुविधा, और उनके संसद के अधिकारी, केंद्रीय मंत्री अथवा विपक्ष के नेता, इनको रहने के मकान की, सुसज्जित मकान की सुविधा कर मुक्त होती है, पूरी तरह से कर मुक्त होती है। अब देखिए इसमें, हाँ, एक चीज़ और बता दी मैंने कि एक दूरस्थ स्थान पर, है ना, यानी जो रिमोट एरिया में रहने की यदि कोई सुविधा दी जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा, जैसे बाड़मेर में, जैसलमेर, जैसे मैंने खाने पीने की सुविधा भी एजेंट बताई थी इसमें, तो वहाँ रहने की भी यदि कोई सुविधा है बाड़मेर में, जैसलमेर में, या कोई डैम बन रहा है, या कोई यहाँ बिजली बन रही है, ऐसी जगह जहाँ बिल्कुल रिमोट एरिया है, और मतलब वहाँ नगर पालिका की सीमा से 8 किलोमीटर दूर है, इस तरह की कोई रिमोट एरिया है, तो वहाँ की रहने की सुविधा भी पूरी तरह से कर मुक्त है। बस उसमें एक कंडीशन ये है कि वो जो रहने की जगह है वो 800 वर्ग स्क्वायर फीट से ज़्यादा एरिया नहीं होना चाहिए, और वह नगर पालिका की सीमा से 8 किलोमीटर दूर होना चाहिए, तभी इस तरह की फैसिलिटी एग्जम्प्ट होगी। कर्मचारी के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधा, ये मैंने पहले भी बता दिया है कि यदि वो एम्प्लॉय के द्वारा चलाई जाने वाली शिक्षण संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, तो और उसकी लागत जो है 1,000 रुपये प्रति बच्चा और प्रति माह से ज़्यादा नहीं है तो एग्जम्प्ट होगी, उससे ज़्यादा होगी तो पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी। ये आपको बता दिया था मैंने पहले भी। इस तरह नियोक्ता ने यदि आपको लैपटॉप या कंप्यूटर, है ना, आपको निजी प्रयोग के लिए या बच्चों की मतलब परिवार के सदस्यों के लिए उपयोग के लिए दिया है, तो वो भी वह सुविधा, ये सुविधा है, लैपटॉप घर ले जाने परमानेंट रखने के लिए नहीं है, कि लैपटॉप कंप्यूटर की सुविधा उनको यूज़ करे और वापस ऑफिस में जमा करा दे, तो इस तरह की सुविधा कर मुक्त है।
और इसने यात्रा छुट्टी दिया है, तो अपन एलटीसी पहले पढ़ ही चुके हैं। समाचार पत्र पत्रिकाएं उन जर्नल की सुविधा दी है, एम्प्लॉय देता है, तो वो भी एग्जाम्प्ट है। इस तरह संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी है, उसके वर्तमान और पूर्व सभापति जो चेयरमैन होते हैं, उनके सदस्यों को दी गई सुविधाएं भी, बहुत सारी सुविधाएं एग्जाम्प्ट है। इस प्रकार से ये अपना सारे पॉइंट इसमें कवर कर लिए हैं, मैंने बता दिए हैं। एक ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। बाकी अब मेरे इसमें सारे थ्योरेटिकल पॉइंट क्लियर हो गए हैं। आप उस जो चीज़ समझ में नहीं आए, वीडियो दोबारा पढ़िए। 15-20 मिनट से ज़्यादा का बड़ा वीडियो होता नहीं है। आप वीडियो को 2-3 बार सुन लीजिए, एक बार सारे वर्ड क्लियर नहीं होते हैं। कुछ बुक में पढ़िए, कुछ मेरी वीडियो से सुनिए, एक्सप्लेनेशन लीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच।